दोस्तों नमस्कार। आज है 19 अप्रैल और 2023। आज का दिन हम 19 अप्रैल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारे भारत में अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी। अंतरिक्ष मिशन कैसे? पहला भारत का कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रथम लॉन्च किया गया था। दोस्तों आज का दिन भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण है, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। हम लगातार अपने शतकों के शतक एमसीक्यू की सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम भारत के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हमारा सैद्धांतिक विषय का पोर्शन है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं, जिनसे सवाल आते हैं अक्सर और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको हम पढ़ने और जानने, आंसर को एलिमिनेट करने की कला को जानेंगे। तो दोस्तों सीधे आइए हम प्रश्नों की चर्चा के साथ अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। ये ऑप्शन ये बताते हैं कि भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। तो जैसा कि हम अपने भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में कपास से ऊन वस्त्र बनाने की कला उस समय के लोगों को पता थी। तो भारत का जाहिर सी बात है कि सबसे पुराना उद्योग होगा सूती कपड़ा उद्योग। तो सीधा याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग। और वैसे इसमें जो औद्योगिक स्तर पर काम हुआ था ये 1818 में कोलकाता में इसका मिल बनाया गया था, कताई मिल, मतलब इसका कारखाना बनाया गया था, कपड़े बनाने का, सूती वस्त्र की मिल बनाई गई थी कोलकाता में। ठीक है। और ये 1800-1900 के बीच एक प्रश्न आता होगा कि पहले क्यों नहीं हुआ। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, यानी 1750 के बाद का समय। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि कोई भी सामान बन रहा है, कोई भी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है, उसमें मशीनों का उपयोग मानव की स्थान पर कर देना। ठीक है, मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको कहते हैं। तो सूती कपड़ा उद्योग पहले भारत में 1818 में कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में स्थापित किया गया था, और यह भारत का सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोहा इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, जूट उद्योग ये उसके बाद में बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्थान है और वो फेमस है किसी खास चीज के लिए, वो पूछा गया है। क्या स्थान है? चिक्विकामाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? दोस्तों जैसे डायमंड सिटी डायमंड खनिज के लिए फेमस है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला, उसी तरीके से चिक्विकामाटा चिली में तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध वो स्थान है, वो खदान है, वह स्थान है। ठीक है, जैसे बालाघाट की मलाज खंड खदान तांबा के लिए फेमस है मध्य प्रदेश में, वैसे ही पूरी दुनिया में, वैसे चिली जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा के क्षेत्र में जाना जाता है। यह देश दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध यह स्थान चिक्विकामाटा है। ठीक है, जैसे कालगोरली, उलगार्डी ये ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खदानें हैं, ऐसे ही ये चिक्विकामाटा तांबा के लिए, तांबा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉपर, Cu इसका संकेत होता है। ठीक है, चलिए चांदी के लिए क्या फेमस है दुनिया में? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। लोहे के लिए चाइना, मैग्नीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपानगर, नेपानगर एक स्थान का नाम है और यहाँ जो है उद्योग स्थापित है। कौन सा उद्योग स्थापित है ये पूछा गया है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेपानगर की लोकेशन क्या है। नेपानगर एक टाउन है, यह मध्य प्रदेश के यानी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में। कहाँ है ये? बुरहानपुर जिला। ठीक है, एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी पता होना चाहिए कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था। सन 2003 में इसका हुआ था, खंडवा जिले से पृथक करके इसको बनाया गया था। ठीक है, बुरहानपुर, अशोकनगर और एक अनूपपुर, 3 जिले को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ बुरहानपुर में जो नेपानगर में स्थान है वो अखबारी कागज यानी न्यूज़पेपर जिस कागज में छपता है, न्यूज़पेपर जिस कागज में छपता है वो कागज कहाँ बनता है? अखबारी कागज, वो बनता है नेपानगर में। और जो यहाँ मिल है, मिल यानी
जहाँ कागज बनता है उसका नाम है नेशनल न्यूज प्रिंट, नेशनल न्यूज प्रिंट, ठीक है, एंड पेपर मिल। ये पहले प्राइवेट के रूप में स्थापित किया गया था उद्योग 1948-49 में। बाद में सरकार ने फिर इसको अपने अधिग्रहण में ले लिया और ये सरकारी कारखाना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरत्न का विचार संबंधित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण ये टर्म है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम या अन्य कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, ये नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, ये चीज हमें अक्सर सुनने को मिलती है। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे भारत रत्न में, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री के बाद उच्च स्तर पर मेडल आता है पद्म भूषण, उससे उत्कृष्ट मेडल आता है, पुरस्कार आता है पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण के बाद सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत का है भारत रत्न। उसी तरीके से कंपनियों की भी 3 श्रेणी होती है, ठीक है। उन श्रेणियों में सबसे बड़ी कंपनी को हम कहते हैं महारत्न, उसके बाद नवरत्न, फिर उसके बाद मिनी रत्न। अब हम मिनी रत्न को शामिल कर लें। मिनी रत्न कंपनी कौन होती है? तो सरकार के अधीन एक ऐसी कंपनियां जिनमें लाभ जो है धनात्मक हो, यानी जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वह आवश्यक जो उत्पादन उसका टर्नओवर हो रहा है वो सकारात्मक हो रहा है, लगातार वो अपना ग्रोथ कर रही है, उसको हम मिनी रत्न में शामिल करेंगे। वर्तमान में भारत में 73 ऐसी कंपनियां हैं जो मिनी रत्न में रजिस्टर्ड हैं। नवरत्न की बात करें तो इसमें 14 हैं वर्तमान में पंजीकृत हैं, ठीक है। वर्तमान में कितनी पंजीकृत हैं? इसमें 14 पंजीकृत हैं। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो नवरत्न कंपनियां होती हैं इनका जो वार्षिक टर्नओवर होता है ये 1000 करोड़ रुपए तक का 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं सरकार की बिना अनुमति के, ठीक है। सरकार की बिना अनुमति के निवेश कर सकती हैं। इनका लगातार 3 साल में औसत जो प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ रुपए प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये होती हैं कौन सी कंपनियां? नवरत्न कंपनियां। और नवरत्न से फिर महारत्न बनती है। कोई कंपनी डायरेक्ट महारत्न नहीं बन सकती, पहले मिनी रत्न का दर्जा मिलेगा, फिर नवरत्न बनेगी, फिर महारत्न बनेगी। और महारत्न कंपनी के लिए दर्जा जो शर्त है कि वह नवरत्न कंपनी होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ रुपए, ठीक है। 25,000 करोड़ रुपए उसका लगातार 3 साल तक क्या होना चाहिए? उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। नेट प्रॉफिट इसका जो है औसत रूप से 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है। 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो इसका 5,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट होना चाहिए। और उसकी जो नेट प्रॉपर्टी है, पूरी संपत्ति की वैल्यू 15,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ये एवरेज मूल्य मानक निर्धारित किए गए हैं, उसी को हम कहेंगे क्या? महारत्न कंपनी। अब एक सवाल और आता है, क्या होती है कंपनियां, कैसे इनको मतलब हम कैटेगरी वाइज बांट देते हैं तो क्या लाभ मिलता है? तो लाभ ये मिलता है कि ये जो कंपनी है इसके पास ज़्यादा टर्नओवर होता है, ज़्यादा नेट प्रॉफिट होता है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट के अलावा ये सरकार की परमिशन के बिना 5,000 करोड़ रुपए तक का कम से कम निवेश कर सकती है। विदेशों में जो कंपनी अपनी शाखा स्थापित करती है वहाँ भी अपना कार्यभार आगे बढ़ा सकती है। जो इसके कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए इसको स्वायत्तता प्राप्त हो जाती है। वित्तीय मामलों में कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर इसको ऑटोनोमस बॉडी की तरह प्रमोट कर दिया जाता है, उसका ये प्रमुख लाभ होता है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी के नीचे एक होता है ऑटोनोमस कॉलेज। ऑटोनोमस कॉलेज को भी कुछ कोर्स विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना स्टार्ट करने की परमिशन मिल जाती है। उसका अपना एक परीक्षा सेल होता है, परीक्षा कैसे होगी, प्रणाली कैसी होगी, सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रश्न पैटर्न पूछे जाएंगे, उसको स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो चलिए हम ये पूछते हैं कि नवरत्न का विचार किससे संबंधित है? तो तकनीकी जनशक्ति के चयनित वर्ग, इससे नहीं। चयनित निर्यातोन्मुखी इकाइयों, इससे नहीं। चयनित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इससे नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम, ठीक है। चयनित उद्यम मतलब जो मिनी रत्न से फिर नवरत्न बनेंगे। और वर्तमान में 12 कंपनियां महारत्न हैं, ठीक है। वर्तमान में 12 कंपनियां। REC लास्ट में है, जो बिजली वित्त पोषण के लिए उत्तरदायी है, एक पावर फाइनेंस कंपनी है। सेल, गेल, भेल,
ठीक है। इनका नाम तो आप चर्चित है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारी कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हैं। टोटल 12 हैं। ठीक है, तो 12, 14, 73 इनको याद रखिएगा। और नवरत्न ये सार्वजनिक कंपनियों से रिलेटेड है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पब्लिक सर्विस यूनिट कहते हैं, पीएसयू कहते हैं। ठीक है, चलो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कैसा राज्य है? सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। ठीक है, वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 20 करोड़ थी, अब बढ़ गई है। ठीक, तो लगभग ऐसे आंकड़ा बताया जा सकता है। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो उद्योग को हम कैसे बताएंगे उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश तो मैदानी राज्य है। यहाँ जो है ज़्यादा मवेशी हैं या उनसे चमड़ा बनाया जा सकता है, तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। चमड़ा उद्योग इसका प्राथमिक प्रधान उद्योग नहीं है। सीमेंट, यहाँ चूना पत्थर उतनी मात्रा में नहीं है जो उसके लिए रॉ मटेरियल बन सके, इसलिए सीमेंट उत्पादन भी यहाँ बहुत कम है, बिल्कुल ही नहीं है, न के बराबर। सूती वस्त्र मिल, कपास होती है काली मिट्टी में। उत्तर प्रदेश जलोढ़ मिट्टी वाला राज्य है, तो संभव नहीं है कि यहाँ सूती वस्त्र मिलें ज़्यादा होंगी। हथकरघा, हस्तशिल्प, जाहिर सी बात है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, रोजगार के अवसर कम होंगे, तो लोग बाग ऐसे कार्य करेंगे जो उनको घर में ही रोजगार दे सके। ठीक है, तो कुटीर उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, बीड़ी बनाना और बहुत सारे जो कार्य घरेलू स्तर पर किए जा सकते हैं, वो हथकरघा उद्योग में आता है। तो ये इसके लिए फेमस है उद्योग उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा हथकरघा, हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडलूम प्रोडक्ट बनाने में फेमस है। आगे बढ़ते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन से सम्मिलित है दोस्तों? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। शॉर्ट में जान लेते हैं। प्राथमिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं तो अनाज को बो देते हैं जमीन में और उगाते हैं, फसल काटते हैं। मछली को पालते हैं किसमें? पानी में। खनिज निकालते हैं धरती से। तो जो डायरेक्ट हम प्रकृति से निकाल रहे हैं वो प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, लेकिन जब हम रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट का उपयोग करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कपास हम रॉ मटेरियल के रूप में लिए, कारखाना में ले गए, उससे धागा बना, धागा से कपड़ा बना, वो विनिर्माण है, वो विनिर्माण उद्योग है और उसको हम उद्योग क्षेत्र में रखेंगे, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। सेवा कैसे? जैसे एजुकेशन, कोचिंग से आप पढ़ रहे हैं, स्कूल से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन क्या है? सेवा है। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेवा एक सेवा है। अस्पताल क्या है? चिकित्सा एक सेवा है। ठीक है, इसी तरीके से परिवहन क्या है? एक सेवा है। ठीक है, तो पूछ रहा है तृतीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित होगा? व्यापार, ट्रेड करना, परिवहन करना बिल्कुल शामिल होगा। क्यों? क्योंकि ये सेवा है, आपको काम करने में सहयोग कर रहा है। वित्त और वास्तविक संपदा यानी पैसा होगा तो आप क्या करेंगे? चीजों को आसान से कर पाएंगे। तो वित्त यानी कैपिटल, ये और रियल जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी? एक सहायक के रूप में, सेवा क्षेत्र के रूप में निभाएगी। वानिकी और मत्स्यिकी ये नहीं है। वानिकी मतलब फॉरेस्ट्री, पौधा लगाओगे, जमीन में उगेगा, वहां से आप उसको बेच दोगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक उद्योग, यानी डायरेक्ट आप प्राकृतिक संसाधन का यूज कर रहे हैं। मत्स्यिकी मतलब मत्स्य पालन करना, तो आप डायरेक्ट जल मतलब क्या? प्राकृतिक संसाधन, वहां से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? वो प्राथमिक क्षेत्र। इसीलिए यह तृतीय क्षेत्र में नहीं आएगा। तो पहला और दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? दोस्तों यह प्रश्न ये बताता है कि भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी क्या होती है? एक देश में जितना भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जितनी भी सेवाएं जनरेट हो रही है, उससे जो इनकम प्राप्त हो रही है, टोटल उसकी वैल्यू जो जनरेट हो रही है, उसको हम जीडीपी कहते हैं। मार्केट प्राइस पर नहीं, फैक्टर प्राइस पर, मतलब उसकी लागत के आधार पर, साधन लागत पर। सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? कृषि संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा प्रशासन से। तो यदि हम हर साल के आंकड़े देखें तो भारत में 1950-51 में जब देश आजाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उस समय सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 30% और कृषि का लगभग 50%। ठीक है, कृषि का। लेकिन अब उलट हो चुका है।
2021-22 के आंकड़ों की आर्थिक सर्वेक्षण को देखें तो इसका योगदान लगभग 54.5% था, यानी लगभग 55%। यानी अब कृषि और सेवा क्षेत्र का उल्टा आंकड़ा हो चुका है। ठीक है, जहां कृषि का 18-19% योगदान है कृषि और संबंध का, वैसे ही बढ़ करके सेवा क्षेत्र का हो चुका है लगभग 55 से ज्यादा %। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे जैसे इकोनॉमी का विकास हो रहा है वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा? तो बताइए, इसको हम अपने से व्यक्तिगत रूप में समझ सकते हैं। यदि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, तो क्या करेंगे हम? नौकर लगाएंगे, यानी वो सर्विस देगा। गाड़ी खरीदेंगे परिवहन के लिए, अभी साइकिल है या पैदल जाते हैं तो गाड़ी खरीद लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर आएगा, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के जुड़े हुए लोग आएंगे, लोन लेने में हमें आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट मैनेजर आ जाएगा क्योंकि पैसा ज़्यादा है, वो सुनेंगे क्योंकि वो उस उद्योग से जुड़े हुए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सर्विस देंगे हमें। तो सर्विस कैसे बढ़ेगी? जब हमारा विकास होगा। वैसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा तो सेवा क्षेत्र का अंश क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए आज मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं भारत में ऑफिस खोल रखी हैं। इंदौर में ऑफिस है, बहुत सारी आईटी कंपनियों की, जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, तो ये वर्क फ्रॉम होम से भी और वर्क फ्रॉम ऑफिस से भी लोग विदेशों में स्थापित कंपनियों का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, पीएम केयर्स कोष, इसका प्रचलित नाम है पीएम केयर फंड। ठीक है, पीएम केयर्स फंड क्या होता है? यह कोरोना काल में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था। 2020 में इसको स्थापित किया गया था, मार्च 2020 में। और ये जो फंड, ये कोष जो स्थापित किया गया था, इसमें कहा गया था कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में यदि आप सचेत हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इसमें अंशदान करें। ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने इसमें अपना दान दिया था, आम व्यक्तियों ने भी जितना जिसकी हैसियत हो सकी सबने इस फंड में दान किया। और इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ उसके बारे में पूछा गया है। ये 4 स्टेटमेंट हैं, 4-5, उसमें से हमको इसको सिलेक्ट करना है। क्या बताता है पीएम केयर्स कोष के बारे में? ट्रस्टी नियुक्त किया गया, कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। बिल्कुल सही है ये। इसके लिए आरटीआई भी लगाई गई थी कि इसमें कितनी राशि जमा है, कितनी खर्च की गई, इसका पता बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसमें बताया कि यह एक धर्मार्थ ट्रस्ट है और इसका जो प्रमुख होंगे प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसकी आरटीआई में जानकारी नहीं बताई जा सकती। तो इसके ये धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है। इस कोष से पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों का स्वैच्छिक योगदान होता है, यानी इसमें जो सचिव काम करेगा, अध्यक्ष काम करेंगे, इसके बदले इनको कुछ भी वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें जो भी जहां राशि दी जानी है, बैठक करना है, जानकारी अपडेट करना है कि हमको इतना पैसा इस क्षेत्र में लगा देना है, तो ये जो इसमें काम करेंगे, जो भी इन्वॉल्व हैं, उनको स्वैच्छिक रूप से काम करना होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात संकट से निपटने में प्रभावितों को राहत प्रदान करना। तो कहीं कोई आपदा घट जाती है, सरकार इससे क्या कर सकती है? प्रधानमंत्री अपनी अधिकार का प्रयोग करके इससे फंड दान कर सकते हैं। ठीक है, देश में जब वेंटिलेटर की कमी हो रही थी, पीपीई किट की संख्या कम हो रही थी, तो इसको बनाने के लिए वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने पैसा फंड रिलीज किया था हर राज्यों के लिए। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है, अलग से इसके लिए बजट आवंटन नहीं किया जाता है, लोगों के द्वारा दान किया गया फंड है जहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। तो पूछा गया है कथन गलत कौन सा है? तो सब जब सही हैं, गलत कोई नहीं है, तो आप गलत वाला यानी ई वाला सिलेक्ट करोगे, कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब सही है। तो आप कथन स्टेटमेंट का भाव समझिए, हमें अर्थ समझना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो कौन सा गलत है। तो जब सब सही हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। ठीक है, तो ये जेंडर बजटिंग शब्द क्यों आया? जेंडर बजटिंग अक्सर आप सुनते होंगे कि सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, वो क्या बताता है? महिला की संख्या पुरुषों की 1000 जनसंख्या पर कितनी है। वैसे ही जब किसी भी देश में जेंडर बजटिंग शब्द
की बात आती है तो ये बताता है कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए तो ऑब्वियसली पहले से ही विथ नॉन है, तो महिलाओं के लिए क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं को ध्यान में रख करके उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, उनकी समीक्षा पर्यवेक्षण करना, ये सब शामिल होता है, उस बजट में प्रावधान किए जाते हैं। और यह भारत में केंद्रीय बजट 2005-06 से प्रारंभ किया गया था। 2005-06 में तत्कालीन यूपीए सरकार फर्स्ट थी और पहली बार प्रयास किया गया था कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ ऐसे कदम, क्रियान्वयन, समीक्षा सब कुछ किया जाए ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और स्वाभिमान से जीना जी सकें। ठीक है, चलो तो पहला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तु और सेवा कर में निम्नलिखित कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? दोस्तों यदि आपको पता हो, वस्तु और सेवा कर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जीएसटी। ठीक, 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक, यह एक ऐसा कर था जिसको क्या किया गया है? कठोर संविधान संशोधन। एक संविधान संशोधन 3 टाइप के होते हैं, एक साधारण, एक विशेष और तीसरा है विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये तीसरे कंडीशन के द्वारा पारित हुआ था, इसीलिए 2016 में संसद ने पारित कर दिया था, लेकिन 1 साल के बाद 1 जुलाई 2017 को लागू हो पाया, यानी 1.5 साल बाद। क्यों लागू हो पाया 1.5 साल बाद? क्योंकि आधे राज्यों का समर्थन भी जरूरी था। तो जब संसद के दोनों सदन पास कर दे, लेकिन कम से कम देश में स्थापित 28 राज्यों में से कम आधे राज्य अपनी स्वीकृति दे दें, तो उसके लिए तो कोई लिमिट नहीं है कि कब तक अनुमति दे सकते हैं, तो इसलिए उसको ज़्यादा समय लग गया। तो ये प्रकार से कठोर संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी हमारे देश में है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो आसानी से संशोधित नहीं किए जा सकते, उसको हम अनम्य तरीके से, कठोर तरीके से, यानी बहुत जटिल प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित करते हैं। तो पूछा गया है इसमें कौन सा कर शामिल नहीं था? दोस्तों इसमें लगभग 17 प्रकार के करों का समावेशन कर दिया गया था। तो जीएसटी में कौन सा कर था जो शामिल नहीं किया गया? यानी अब एक जीएसटी कर लगता है, उसको 4 भागों में सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी लगता है, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है जो अभी भी वसूला जा रहा है अलग से? सर्विस टैक्स समाप्त कर दिया गया है, ये जीएसटी में इंक्लूडेड है। मूल्यवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। ये जो उत्पादन शुल्क लगता था, ये भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, ये अभी भी लगती है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखिएगा, सीमा शुल्क इंक्लूड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? दोस्तों नीति 2 प्रकार से निर्धारित होती है हमारे देश में। एक होती है मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति को कौन निर्धारित करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारक होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक होती है राजकोषीय नीति, इसका निर्धारण करने वाला कौन सा संगठन है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब समझ लें मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति का मतलब है देश में जो भी पैसा प्रचलन में है, देश में महंगाई हो रही है, यानी लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, या लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है तो उनकी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई। तो जब लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा यानी तरलता बढ़ा दी जाए, मार्केट में पैसा बढ़ा दिया जाए, लोन की दर कम कर दी जाए, ब्याज की दर, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। ठीक, बैंक मित्र बन करके लोगों को लोन दिया जा सकेगा, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की डिमांड और सप्लाई की चेन है वो चलती रहेगी। ठीक, तो जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के बारे में फैसला लेने का अधिकार किसका है? आरबीआई का। वही सीआरआर, बैंक रेट, ये सब बढ़ाती घटाती रहती। राजकोषीय नीति एक होती है। राजकोषीय नीति का मतलब किस वस्तु पर कितना टैक्स लगाना है, कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कितने इनकम टैक्स के स्लैब पर कितने टैक्स लगाई जा सकेगी, इस सब का निर्धारण करने का काम करता है कौन? वित्त मंत्रालय। यानी टैक्स कलेक्शन और ब्याज भुगतान। यदि भारत किसी से ऋण लिया है, बैंकों से ऋण, केंद्रीय बैंक आरबीआई से भारत सरकार ऋण लेती है, उसको फिर देती है,
अन्य क्षेत्रों से ऋण लेती है, उनको भी अदा करती है। विदेशों के बैंकों से ऋण लेती है, IMF से, विश्व बैंक से, तो उनको अदा भी किया जाता है, उसके ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो जो लेना है यानी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और जो अचीवमेंट है यानी मतलब जो भी हमें इनकम प्राप्त हो रही है, उस सारी चीज को हम उसमें शामिल करते हैं, वही आता है राजकोषीय नीति। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। तो आंसर है इसका क्या, वित्त मंत्रालय, 3 नंबर। और वित्त मंत्रालय ही क्या करता है, जो बजट है, बजट को तैयार कराता है वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। दीर्घकालीन राजकोषीय नीति मतलब एक बार अगर सरकार किसी वस्तु पर टैक्स की दर निर्धारित कर दी या कहीं से इनकम आएगी उसका भी एक सोर्स निर्धारित कर दिया गया, तो ये लंबे समय तक एक निश्चित समयावधि तक नहीं परिवर्तित किया जाएगा। ऐसा जो काम करने की घोषणा की गई थी, तत्कालीन वित्त मंत्री थे VP सिंह, और यह समय था 1985-86। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय VP सिंह क्या थे, वित्त मंत्री, उन्होंने यह घोषणा करी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जैसे हमने बता दिया कि मतलब क्या है, कितनी सरकार को इनकम मिलेगी, कहाँ जाएगी, इन सब का लेखा जोखा राजकोषीय नीति है। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, पूर्ण रोजगार, लोगों को ज्यादा रोजगार मिले, ये तो है। मूल्य स्थिर रहे, महंगाई कम हो, ये भी शामिल है। धन और आय का न्यायोचित वितरण हो, न्यायोचित यानी लोगों के पास जितनी प्रॉपर्टी है, इनकम है, वो सबके पास लगभग समतुल्य रूप में बराबर हो सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का निगमन, ये व्यापार का निगमन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, C नंबर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल नीति का संबंध किससे है? तो फिस्कल शब्द वही बताता है जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय। ठीक है, राजकोषीय का मतलब राजकोष यानी सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है, जो पैसा व्यय हो रहा है, उससे संबंधित जो पॉलिसी बनेगी उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। क्या बताती है? मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं, कर लगाने, शासन के व्यय से संबंधित नीति, शेयर बाजारों को नियंत्रित करने संबंधी नीति, देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधों के बारे में नीति। इसमें B नंबर ऑप्शन इसकी सही व्याख्या करता है कि कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित पॉलिसी क्या कहलाएगी, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? दोस्तों जो वार्षिक आर्थिक समीक्षा बनती है हर साल बजट के पहले, उसके लिए उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय इसको तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में शून्य आधारित बजट सबसे पहले लागू किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट लागू किया था, जीरो बेस्ड बजट। अब जीरो बेस्ड बजट क्या होता है? जीरो बेस्ड बजट से ऐसे बजट से है जिसमें पुराने टाइम में जितना भी बजट आवंटन किया गया था उसकी क्या यूज हुआ, उसका क्या ऑडिटिंग हुई, इन सब का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता। बिल्कुल नए सिरे से जहां भी जो भी प्रोजेक्ट स्थापित करना होता है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कितने में तैयार हो जाएगा, किस टाइम तैयार होगा, कितना टोटल लागत लगेगी, तो ये सारे इन्वेस्टमेंट का पूर्व निर्धारण करके उसको उसमें शामिल कर दिया जाता है और प्रक्रिया आरंभ कर दी जाती है। ये होता है जीरो बेस्ड बजट, यानी नए प्रोजेक्ट में टोटल पैसा प्रारंभ से निर्धारित किया जाएगा। ये नहीं कि पुराने बजट में कितना आवंटन किया गया था, नेक्स्ट बजट में उसको कितना जरूरी हो उतना डाल दो, ये जीरो बेस्ड बजट नहीं। जीरो बेस्ड बजट में पूरा चीज भूल जाइए, नए सिरे से कोई काम तैयार करना, नए सिरे से बजट आवंटन करना, ये आ जाएगी शून्य आधारित बजट की प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या गैर योजनागत व्यय में शामिल होते हैं? दोस्तों इसमें जो गैर योजनागत व्यय में शामिल खर्चे होते हैं उसको देख लेते हैं। योजना मतलब कोई योजना स्टार्ट कर दी जाए, जैसे लाडली बहना योजना। ठीक, इसमें एक निश्चित राशि आवंटित की गई है। ठीक, किसानों को कर्ज के देने के लिए कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए सरकार ने 23-24 के बजट में दे दिया है भारत सरकार ने, तो उसके लिए निर्धारित बजट। तो इसमें गैर योजनागत जो कोई भी योजना के अंतर्गत नहीं है उसमें कौन कौन व्यय आएंगे? सब्सिडी आती है, ब्याज भुगतान आता है, रक्षा व्यय आता है,
पिछली योजनाओं में निर्माण आधारित संरचना का संरक्षण व्यय, मतलब जो पुरानी योजनाओं में कोई प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें जो भी पैसा बचा है अभी इन्वेस्टमेंट करने का या लागत बढ़ गई है उसका भी इसमें आवंटन कर दिया जाएगा। तो ये सभी गैर योजनागत व्यय में आते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, एक योजनागत व्यय होता है तो योजनागत व्यय किसी खास योजना का नाम और उसके लिए उसका नामकरण होता है। जैसे इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए राशि आवंटित करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? दोस्तों, आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है? ये 4 ऑप्शन में से बहुत खतरनाक ऑप्शन दिख रहे हैं आप, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं सरल शब्दों में। इसका आंसर हो जाएगा प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। अब प्रगामी भी आपको हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा कठिन लगेगा। इसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब समय के साथ अपने आप को क्या कर लेना, अपडेट कर लेना, बढ़ा लेना। जैसे पहले हमारे पास क्या था, साइकिल थी, उसके बाद गाड़ी आई, अब गाड़ी में 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर आई, यानी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रगामी का मतलब होता है जब व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह ज़्यादा खर्च करने लगता है, तो ये प्रगामी व्यय हो गया। यानी आय बढ़ने के साथ साथ व्यय भी बढ़ना, यानी समय के साथ क्या हो जा रही है, वृद्धि। तो ये देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है। अब इसको हम इस शब्द से कैसे समझ सकते हैं? पुनर्वितरण करने का मार्ग ऐसा है कि यदि आपके पास ज़्यादा इनकम है, सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देगी, कम पैसा है तो कम टैक्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि हमें सबके पास आय का वितरण क्या करना है, समान करना है, पुनर्वितरण करना है। तो इसीलिए जिसके पास वर्तमान में 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम होती है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जिसके पास 3 लाख रुपए तक इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, चलिए तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का मतलब होता है बजट घाटे और उसके आंतरिक और बाह्य ऋणादान में निवल वृद्धि का योग। ठीक है, यानी बजट घाटा जो होगा उसके अलावा आंतरिक और बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि जो भी है उसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा। ठीक, नेक्स्ट है, संघीय सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कहाँ से की जाती है? तो ये पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। घरेलू उधार का मतलब आरबीआई से। ठीक है, सरकार जब केंद्रीय बैंक से ज़्यादा पैसा लेती है उसको हम घरेलू उधार कहते हैं, और ये राजकोषीय घाटों को बड़े भाग को पूरा करने के लिए पूरा किया जाता है, न कि विदेशी आधार, न कागजी मुद्रा छाप कर, न कर आगम से। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है, ये अपन हो गया घरेलू उधार। आगे बढ़ते हैं। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना क्या होता है? दोस्तों, जब बजट पेश किया जाता है उसके बाद चर्चा के बिंदु में एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है बजट पर चर्चा। उस पर विपक्षी दल के नेताओं द्वारा जो भी सरकार द्वारा मांग की जाती है बजट में कि इतना राशि इस योजना के लिए, इतना राशि इस क्षेत्र के लिए इसमें आवंटित कर दी जाए, विपक्ष के नेताओं द्वारा अक्सर उसको व्यंग्यात्मक रूप से मांग की जाती है कि जो भी राशि दी गई है उसको 1 रुपये करना है। यानी सारी उसकी मांग जो सरकार ने रखी है सब घटा करके 1 रुपया कर दो, 1 रुपया दे दो इनको। यानी एक प्रकार से क्या, विपक्ष का एक प्रकार से वो विरोध है। ठीक है, तो सब जो भी बजट आवंटन की मांग की गई उसको घटा के कह देते हैं 1 रुपया बस दे दो इनको। उसको हम कहते हैं नीति कटौती प्रस्ताव। क्या कहते हैं? नीति कटौती प्रस्ताव। और वैसे पास होता नहीं है। क्यों नहीं पास होता? क्योंकि पास हो जाएगा सरकार का बहुमत खो जाएगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो बजट पास होना चाहिए लोकसभा से, लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है। अगर पास नहीं होगा सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। क्योंकि अनुच्छेद 75(3) कहता है कि लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो नीति कटौती प्रस्ताव पास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो भी सरकार है उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसका बहुमत ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
तो दोस्तों निष्पादन बजट की अवधारणा ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। परफॉर्मिंग बजट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजट या परफॉर्मिंग बजट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड बजट ये होता है कि जितना भी फंड किसी भी पूर्व योजना के लिए पूर्व क्षेत्र में दिया गया था, उसमें कितना उन्नति हुई, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना उत्पादन बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आने वाले प्रोजेक्ट में या उसी प्रोजेक्ट में और कितनी राशि हम उसमें ऐड कर सकते हैं, या अन्य प्रोजेक्ट में हम कितनी राशि को कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी सीख मिलती है, इसके लिए एक्सपीरियंस मिलता है, वही बजट कहलाता है निष्पादन आधारित बजट। मतलब पुराना जो चीज कंप्लीट हो चुका है बजट, उससे सीख लेकर के नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना, बजट एलोकेशन करना, वो आता है। नेक्स्ट आता है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पास किया गया था? दोस्तों ये 2003 में पास किया गया था संसद द्वारा 26 अगस्त को, और लागू सॉरी 5 जुलाई 2004, ठीक है। ये 5 जुलाई 2004 को लागू हुआ था। सॉरी दोस्तों, इसको हम देख लें क्या है। 2003 में ये लागू हुआ, संसद द्वारा पारित हुआ 26 अगस्त 2003 को, और 5 जुलाई 2004 को लागू किया गया। क्या है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, FRBM एक्ट 2003। इसका मतलब ये है कि जो भी सरकार राजकोषीय नीति बना रही है, उसमें बजट आवंटन कर रही है, उसका बाकायदा क्या होना चाहिए? समीक्षा होनी चाहिए, उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, ठीक। तो राजकोषीय क्षेत्र में जो भी राशि आवंटित की जा रही है, टैक्स लेना है, किन क्षेत्रों में से टैक्स मिल रहा है, कुछ लोग कर चोरी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून लाया गया था, और बाकायदा इसको संसद द्वारा कानून बना करके लागू कर दिया गया, ठीक है। जब कोई चीज़ कानून बन जाती है, उसमें दंडात्मक प्रावधान भी किए जाते हैं जो संबंधित पक्षों पर बराबर बराबर लागू होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह प्रयास हमारा, आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूं ही हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।